नमस्कार दोस्तों, दर्शन के विद्यार्थी के रूप में मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि चार्वाक दर्शन अनुमान को प्रामाणिक ज्ञान का साधन नहीं मानता, क्योंकि अनुमान की पूरी प्रक्रिया व्याप्ति यानी दो वस्तुओं के बीच के अटल और सार्वभौमिक संबंध पर टिकी है। यानी व्याप्ति वह वाक्य है, आप कह लें, या वो स्टेटमेंट है जो दो वस्तुओं के बीच में एक संबंध स्थापित करने का काम करती है। और मनुष्य के लिए इस व्याप्ति का 100% निश्चित ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है, ऐसा चार्वाकों ने कहा था। अब आज के इस वीडियो में चार्वाक इसी बात को और अधिक गहराई से सिद्ध कर रहे हैं कि आखिर प्रत्यक्ष प्रमाण यानी जो डायरेक्ट परसेप्शन है, यानी जो हमारी आंखों या मन के द्वारा इस व्याप्ति का ज्ञान जो है वो क्यों नहीं हो सकता है। जो लेखक हैं वो बहुत ही क्रमिक और तार्किक ढंग से प्रत्यक्ष के दोनों प्रकारों यानी बाहरी और भीतरी प्रत्यक्ष का खंडन करते हुए आगे बढ़ते हैं। पिछले भाग में हमने देखा कि अनुमान की प्रामाणिकता पूरी तरह से व्याप्ति यानी यूनिवर्सल कॉनकमिटेंस पर टिकी है। व्याप्ति दो वस्तुओं जैसे धुआं और आग के बीच का अटल और अटूट नियम है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम अपनी आंखों से देखकर इस अटल नियम को जान सकते हैं? चार्वाक दर्शन अत्यंत तार्किक ढंग से इस बात का खंडन करता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण से व्याप्ति का ज्ञान नहीं हो सकता है। यहाँ पे व्याप्ति का ज्ञान हो सकता है लिखा है, बट इट इज नॉट पॉसिबल एज पर द चार्वाक। चार्वाक कहते हैं, और चार्वाक केवल प्रत्यक्ष की ही बात नहीं करते हैं। चार्वाक जो है वो अनुमान प्रमाण है ना, फिर उपमान आदि से भी यही साबित करने की कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रमाण जिसको दूसरे दर्शन के लोग प्रमाण मानते हैं, तो किसी भी प्रमाण से व्याप्ति को सिद्ध नहीं किया जा सकता कि व्याप्ति को यूनिवर्सल लॉ दे सकता है। और जब व्याप्ति ही स्थापित नहीं है तो फिर हम लोग कैसे अनुमान आदि का इस्तेमाल करके जो है वो चीजों को ठीक से साबित कर सकते हैं। और इसीलिए वो कहते हैं कि प्रत्यक्ष के अतिरिक्त कोई दूसरा प्रमाण सिद्ध नहीं होता। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है बाह्य प्रत्यक्ष और एक होता है आंतर प्रत्यक्ष, है ना। ये बाह्य प्रत्यक्ष है और ये आंतर, यानी एक्सटर्नल परसेप्शन और एक इंटरनल परसेप्शन। एक्सटर्नल परसेप्शन क्या है भाई? तो एक्सटर्नल परसेप्शन है कि जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, ठीक है, जैसे आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, जिससे हम बाहरी दुनिया को जो है वो उसका एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बाहरी परसेप्शन, एक्सटर्नल परसेप्शन यानी बाह्य प्रत्यक्ष। और एक हो गया आंतर प्रत्यक्ष यानी हमारा मन, यानी हमारे मन के द्वारा अपने भीतर होने वाले भावों का अनुभव करना, जिसमें सुख, दुख, इच्छा, क्रोध, ये सब हो गया। इसके अतिरिक्त जो हम लोग तस्वीरें अपने अंदर अपने मन में बनाते हैं, जब हम किसी वस्तु का चिंतन करते हैं तो उसकी तस्वीर भी हमारी आंखों में बन जाती है। आंखों में मतलब अंदर मन में बन जाती है, अंतर मन में। तो वो आंतर प्रत्यक्ष है, ठीक है। जैसा कि हमने देखा कि प्रत्यक्ष के दो भेद हैं, बाह्य और आंतर। तो दोनों ही से चार्वाक का तर्क ये है, आर्गुमेंट ये है चार्वाकों का, कि दोनों ही प्रत्यक्ष के द्वारा हम लोग व्याप्ति को साबित नहीं कर सकते हैं। व्याप्ति प्रमाणित नहीं होती है, ठीक है। जैसे पहले तो बाह्य प्रत्यक्ष की सीमा यहाँ पे बतलाया गया है कि चार्वाक तर्क देते हैं कि जो हमारी आंखें हैं वो केवल उसी वस्तु का ज्ञान दे सकती है जो ठीक इसी समय वर्तमान काल में हमारे सामने मौजूद है। किंतु व्याप्ति एक त्रैकालिक नियम है जिसे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में लागू होना चाहिए। हमारी इंद्रियां भूतकाल और भविष्य काल को नहीं देख सकती, इसलिए वे सभी कालों और स्थानों को समेटने वाली व्याप्ति को कभी नहीं जान सकती। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो जैसे हम लोग अपनी आंखों का ही उदाहरण लेते हैं कि हमारी आंखें या जो दूसरी इंद्रियां भी हैं वो केवल उसी वस्तु का ज्ञान दे सकती हैं जो ठीक इसी समय उनके संपर्क में हो। जैसे मान लीजिए कि आप अपनी आंखों से अभी सामने जलती हुई आग और उठते हुए धुएं को देख सकते हैं, ये वर्तमान काल का ज्ञान है। लेकिन व्याप्ति कोई एक घटना तो नहीं है, ये एक ऐसा कठोर नियम है जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में लागू होना चाहिए, ठीक है। यानी अभी हम लोग मान लीजिए देख रहे हैं कि लकड़ी जल रही है, लकड़ी में से आग भी निकल रही है और धुआं भी निकल रहा है। तो इससे तो प्रत्यक्ष के द्वारा आग और धुएं में जो है वो संबंध स्थापित हो जा रहा है।
लेकिन हमारे जन्म लेने से पहले यदि आग जलती होगी तो क्या उससे धुआं निकलता होगा, या हमारे मृत्यु के बाद जब आग जलेगी तो उससे धुआं निकलेगा ही? ये चीज कोई गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता ना। और यही बात चारवाक भी कह रहे हैं कि व्याप्ति तो भाई सार्वभौमिक नियम होना चाहिए ना, यूनिवर्सल लॉ होना चाहिए। तो इसको तुम कैसे साबित करोगे? यानी दूसरे दर्शन वालों से चारवाक प्रश्न करते हैं कि भाई आप ये कैसे साबित कीजिएगा कि धुआं और आग के बीच का यह जो संबंध अभी हमें दिख रहा है, ये भूतकाल में भी ऐसा ही था और भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा, और इस संबंध में कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये चारवाक जो है वो प्रश्न करते हैं अपने विरोधियों से। तो बाह्य इंद्रियों की पहुंच केवल वर्तमान तक सीमित होने के कारण वे सभी कालों और स्थानों का संग्रह करने वाली व्याप्ति को जानने में पूरी तरह असमर्थ है। यानी अभी हमारे आंखों के सामने आग जल रही है, उससे धुआं निकल रहा है, ये चीज ठीक है, लेकिन यहां से 100 किलोमीटर दूर कहीं और आग जल रही है तो वहां भी धुआं निकल ही रहा होगा, इसकी क्या गारंटी है? यानी हमारी इंद्रियां तो समय में भी सीमित हैं, यानी वो से केवल वर्तमान काल को देख सकती हैं, भूत और भविष्य को नहीं देख सकती। और स्थान मतलब स्थान के द्वारा भी, स्पेस के द्वारा भी जो है वो सीमित है ना, कि हमारी आंखें केवल कुछ ही दूर तक देख सकती हैं, वो हर स्थान को नहीं देख सकती जा करके। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर कहा जा रहा है। तो क्योंकि हमारे जो इंद्रियां हैं वो सीमित हैं, इसलिए इन इंद्रियों का प्रयोग करते हुए हम पूरे ब्रह्मांड का अटल नियम नहीं बना सकते। अपनी सीमित इंद्रियों का प्रयोग करते हुए असीम ब्रह्मांड का अटल नियम हम स्थापित नहीं कर सकते, ऐसा चारवाक तर्क देते हैं। अब इस पर जो चारवाकों के विरोधी हैं वो शंका करते हैं, तर्क देते हैं, जिसे सर्वदर्शन संग्रह में एक श्लोक के द्वारा दिया गया है कि न च व्याप्ति ज्ञानम सामान्य गोचरमिति मंतव्यम व्यक्त्योः बिना भावा भाव प्रसंगात। इसका अर्थ है कि ऐसा भी नहीं मानना चाहिए कि हमें प्रत्यक्ष से सामान्य का व्याप्ति ज्ञान हो जाता है। कुछ दार्शनिक कहते हैं कि हम अलग अलग धुओं को नहीं, बल्कि दुनिया के सारे धुओं में रहने वाले धूमत्व और सारी आग में रहने वाले अग्नित्व को एक साथ देखते हैं। यानी विरोधी यहाँ पे तर्क देते हैं, जैसे यहाँ पीपीटी में भी है, कि हम व्यक्तिगत धुएं को नहीं देखते, बल्कि सभी धुओं की जो जाति है, जिसको धूमत्व कहते हैं, उसको एक साथ देख लेते हैं और उसका संबंध आग की जाति यानी अग्नित्व से मान लेते हैं। देखिए, मतलब एक निश्चित पहचान तो है ना धुएं की और अग्नि की, जिसके द्वारा हम ये पहचान लेते हैं कि इसको ये धुआं है और ये अग्नि है। तो वो जो निश्चित पहचान है धुएं की और अग्नि की, उसी को जाति कहा गया है। यानी जिसके द्वारा हम यह पहचानते हैं कि भाई ये अग्नि है, ये आग है, ये पानी है यानी जल है, ये धुआं है ना। तो ये जो उसकी परिभाषा जिस चीज से, जिस पहचान से साबित हो रही है, जिससे हम दुनिया में कहीं भी आग लगती है तो हम पहचान जाते हैं कि भाई ये आग लगी है, ठीक है, उसको जाति कहा गया है। तो यहाँ पर जो चारवाक के विरोधी हैं वो यह तर्क देते हैं कि हम एक खास धुएं की बात नहीं कर रहे हैं या एक खास अग्नि की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक फायर एंड वी आर नॉट ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक स्मोक, बट वी आर टॉकिंग अबाउट स्मोकनेस। ठीक है, द डेफिनेशन विच द स्टेटमेंट और द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन व्हाट अ स्मोक इज, वह विशेषता जिससे यह डिफाइंड होता है, इसलिए परिभाषित होता है कि यह धुआं है, और वह परिभाषा या वह पहचान जिससे यह साबित होता है कि ये अग्नि है। तो हम यहाँ पर धुएं की जाति और अग्नि के जाति के बीच के संबंध को स्थापित कर रहे हैं, ना कि एक स्पेसिफिक धुएं यानी एक खास धुएं और एक खास आग के बीच का संबंध। तो इस पर अब चारवाक अपना प्रहार करते हैं कि यदि आपने जाति सामान्य का संबंध जान भी लिया तो उससे दो विशेष वस्तुओं यानी एक विशेष पर्वत पर विशेष धुआं और विशेष आग का अटूट संबंध सिद्ध नहीं होता। इसका कारण क्या है? इसको चारवाकों ने या इस पुस्तक में इस तरीके से समझाया है कि मान लीजिए कि आपने मनुष्यत्व और बुद्धिमत्ता का आपस में कोई संबंध जान लिया, यानी मनुष्य बुद्धिमान होता है, तो उससे हमने क्या किया कि जो मनुष्य की जाति है जिसको मनुष्यत्व कहते हैं और बुद्धिमान यानी बुद्धिमत्ता, इनके बीच में हमने संबंध स्थापित किया कि मनुष्य बुद्धिमान। और जनरली देखा जाए, इन जनरल जो मनुष्य होता है वो वाकई बुद्धिमान है, सारे जीवों से ज्यादा परिपक्व है। ठीक है, तो इससे हमें मनुष्यत्व और बुद्धिमत्ता के बीच में एक संबंध मिल गया।
यहाँ पे चारवाक कहते हैं कि चलिए मान लीजिए कि हमें मनुष्यत्व और बुद्धिमत्ता के बीच में हमने कोई संबंध जान लिया लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं कि जब आप सड़क पर किसी एक विशेष मनुष्य यानी एक खास व्यक्ति से मिलेंगे तो वह निश्चित रूप से बुद्धिमान ही होगा, है ना। यानी एक खास मनुष्य बुद्धिमान होगा, वो मूर्ख नहीं होगा, ये चीज तो साबित नहीं हो रही है ना। तो जनरली मनुष्य बुद्धिमान होता है, ये सही है, लेकिन ये हर मनुष्य पर लागू नहीं होती, यानी ये सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल नहीं है, ऐसा चारवाक तर्क देते। उसी तरीके से व्याप्ति का उपयोग तो हम किसी विशेष पर्वत पर विशेष धुआं देखकर वहां विशेष आग का पता लगाने के लिए करते हैं। जब तक दो व्यक्तिगत वस्तुओं के बीच पक्का संबंध सिद्ध न हो तब तक अनुमान किसी काम का नहीं है। यानी अनुमान का प्रयोग, जैसे यहाँ पे निष्कर्ष लिखा हुआ है, हमेशा विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। जब तक दो व्यक्तिगत वस्तुओं के बीच पक्का संबंध प्रत्यक्ष न हो तब तक अनुमान किसी काम का नहीं रहता, ये चारवाकों का कहना है। इसके बाद चारवाक जो है वो आंतर प्रत्यक्ष का खंडन करते हैं। उसके लिए श्लोक दिया हुआ है, नापि चरमः अंतःकरणस्य बहिरिंद्रिय तंत्रत्वेन बाह्यर्थे स्वातंत्र्येण प्रवृत्त्यनुपपत्तेः। जिसका मतलब है कि प्रत्यक्ष के दूसरे प्रकार यानी आंतर प्रत्यक्ष यानी भीतरी अनुभव से भी व्याप्ति का ज्ञान नहीं हो सकता। आंतर प्रत्यक्ष का साधन हमारा मन है, हमारा अंतःकरण है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भी पीपीटी में आप देख सकते हैं कि आंतर प्रत्यक्ष का साधन हमारा मन है और माइंड इज द सोर्स और इज द कॉज ऑफ आवर इंटरनल परसेप्शन। लेकिन जब बात बाहरी दुनिया को जानने की आती है तो मन पूरी तरह से हमारी इंद्रियों जैसे आंखों का गुलाम हो जाता है, यानी इट डिपेंड्स ऑन आवर एक्सटर्नल परसेप्शन। जो हमारा मन जो है वो हमारे बाह्य जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उस पर निर्भर करता है। मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप किसी वस्तु का चिंतन करते हैं, जैसे मान लिया जाए कि मैं कहूँ कि आप लाल रंग के सेब का चिंतन कीजिए, तो वो सेब की तस्वीर आपके मन में बनना शुरू हो जाएगी। तो सेब की तस्वीर आपके मन में क्यों बन रही है? वो इसलिए बन रही है क्योंकि आपने सेब को पहले कहीं बाहर देखा है। You have seen an apple and therefore your mind is able to form the image in your mind. ठीक है, क्योंकि आपने सेब बाहर पहले कहीं देखा है, इसलिए आपका मन जो है वो सेब की तस्वीर जो है अपने भीतर वो बना पा रहा है। यदि आपने कभी अपने जीवन में सेब नहीं देखा होता तो आपका जो मन है वो सेब की छवि आपके अंदर बना नहीं पाता। तो इसका मतलब यह है कि जो मन है हमारा वो बाहरी जो हमारे परसेप्शन है, सेंस परसेप्शन, यानी बाहरी जो हमारी इंद्रियां हैं उस पर निर्भर करती हैं, ठीक है, चीजों को समझने के लिए या चीजों को देखने के लिए। मन स्वतंत्र रूप से बाहर जाकर धुएं और आग के नियम को नहीं देख सकता। जो यहाँ पे लिखी हुई है कि मन जो है वो खुद बाहर जाकर के ये चीज नहीं कर सकता, क्योंकि वो बाय नेचर वो अंतर्मुखी है, वो अंदर है, वो बाहर नहीं है। वह वही जानता है जो उसकी आंखें उसको दिखलाती हैं। यानी हमारे जो बाहर परसेप्शन है, बाहर की जो इंद्रियां हैं, जो सेंसेस हैं, बाहरी सेंसेस, जो एक्सटर्नल सेंसेस हैं, वो जो चीज उसको फीड करती है, मन उसके हिसाब से सब आकलन करता है। अतः मन भी व्याप्ति को नहीं जान सकता, क्योंकि मन अपने से तो कुछ कर नहीं सकता है बाहर जाकर के, उसको बाहरी इंद्रियों के द्वारा ही चीजों को जानना पड़ता है। और हमने पहले ही ये बता रखा है कि बाहरी जो इंद्रियां हैं वो सीमित होती हैं, वो केवल एक खास वक्त में एक खास जगह पर ही चीजों को देख सकती हैं, वो हर वक्त हर चीजें नहीं देख सकती। तो ये इंद्रियों की हमारी जो है वो सीमा है, और इसी वजह से हम लोग सीमित इंद्रियों के द्वारा असीम और अटल और सार्वभौमिक कोई नियम नहीं बना सकते। ये मोटे मोटे तौर पर जो है वो चारवाकों का तर्क होता है, तर्क दिया है उसने। और यहाँ पर तत्व विवेक कारिका 20 का भी जो है वो चारवाक उदाहरण देते हैं। यानी बुक में जो सर्वदर्शन संग्रह वाली जो पुस्तक है उसमें यह तत्व विवेक नामक पुस्तक की कारिका 20 का भी उदाहरण दिया है, जो बेसिकली चारवाक ही इसका उदाहरण देते हैं कि चक्षुराद्युक्त विषयम परतंत्रम बहिर्मनः। यानी उसमें कहा गया है कि बाहरी विषयों को ग्रहण करने के मामले में मन, आंख आदि जो बाह्य इंद्रियां हैं यानी एक्सटर्नल सेंसेस हैं
उसके ही अधीन है, और ये बात सही भी है। तो इस पूरे वीडियो का मुख्य संदेश यह है कि व्याप्ति यानी धुएं और आग के बीच का वह अटल और सार्वभौमिक संबंध है, यानी यूनिवर्सल रिलेशन का पक्का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्राप्त करना सर्वथा असंभव है। बाहरी इंद्रियां इसलिए व्याप्ति नहीं जान सकती क्योंकि उनकी पहुंच केवल वर्तमान तक सीमित है, वे भूत और भविष्य को नहीं देख सकती, और स्थान पर भी सीमित है, यानी वो एक ही समय में हर जगह जाकर के जो है वो अग्नि और धुएं के बीच का जो संबंध है वह साबित नहीं कर सकती। और दूसरी ओर जो हमारा मन यानी हमारा अंतःकरण है वह भी इसीलिए व्याप्ति को नहीं जान सकता क्योंकि बाहरी दुनिया के ज्ञान के लिए वह पूरी तरीके से आंखों जैसे सीमित बाहरी इंद्रियों पर ही निर्भर करता है। अतः प्रत्यक्ष प्रमाण के दोनों ही प्रकार अनुमान के इस मूल आधार को सिद्ध करने में पूरी तरह विफल हो जाते हैं। ये चारवाक का तर्क है। अगले वीडियो में हम लोग इसके ऊपर और भी अधिक गहराई से चर्चा करेंगे। हम लोग दूसरे प्रमाणों को भी देखेंगे कि चारवाक क्यों कहते हैं कि दूसरे प्रमाणों के द्वारा भी हम लोग व्याप्ति को सिद्ध नहीं कर सकते। ये हम लोग अगले वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। तब तक परखते रहिए और सच को जानते रहिए, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।